अस्सलामुअलैकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिए के साथ मैं हूं महानूर मेराज और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। फ़ौजी अदालत में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि कॉमन सेंस की बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फ़ौज को ही करना है। फ़ौजी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त दायर कर सकती है। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि क्यों कोई ठोस बुनियाद बनाकर सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त नहीं की गई। हुकूमती वज़रा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालत में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे जज इंसाफ नहीं सियासत कर रहे हैं। फ़ौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले दोनों साहिबान पहले चेयरमैन PTI से मिले, फिर चीफ जस्टिस से मिले। दो सीनियर जजेस ने बेंच को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। इस पर राना सनाउल्लाह कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। एक ऐसा बेंच जिसके ऊपर उसी अदालत के सीनियर तरीन जजेस ने इतराज किया है, उस बेंच की तश्कील को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। उसका फैसला भी जो है वो 14 मई के पंजाब में इलेक्शन जैसे किस्मत से जो है वो दो चार ना हो। मुज़म्मिल साहब, राना सनाउल्लाह की भी बात आपने सुनी। आपसे जानना चाहूँगी, फौजी अदालत में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जो हो रही है उसमें वफाकी वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात जो आ रहे हैं सामने, उस पर तनकीद की क्या वजह है? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ये माहौल बना रही है कि ये 7 रुकनी बेंच जो भी फ़ैसला करेगा उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। जब राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि ये बेंच गैर आइनी है, और जब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा फ़ैसला ना दें जो पंजाब के 14 मई के इंतखाबात के हवाले से है, तो फिर 14 मई को इंतखाबात का जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, 14 मई को पंजाब में इंतखाबात तो नहीं हो सके थे, उस फैसले पर अमल नहीं हो सका था। अगर वो कंपैरेटिव एनालिसिस कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई फ़ैसला देंगे तो वो ऐसी ही सूरत हाल से दो चार होगा, तो इसका मतलब है वो ये मुतनब्बे कर रहे हैं कि ये 7 रुकनी बेंच भी अगर कोई ऐसा फ़ैसला देगा तो हो सकता है उस पर भी अमल दरामद ना हो। और जब उस पर भी अमल दरामद नहीं होगा क्योंकि बेंच मुतनाज़े है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने ये जहन बनाया है कि अगर ये कोई बेंच ऐसा फ़ैसला देगा तो उस पर उसी तरह अमल दरामद नहीं होगा जैसे पंजाब में। ठीक है मुज़म्मिल साहब, आपसे तज्जिया भी इस हवाले से मजीद लूँगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इरफान कादिर साहब। प्रोग्राम में आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब। जी वालेकुम सलाम। मुज़म्मिल साहब क्या हाल है आपका? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। वज़ीर दिफ़ा ने आपको वकील भी मुकर्रर कर लिया है और आपने वज़ीर दिफ़ा की वहाँ वकालत करनी है आप पीर वाले दिन, तो ये आपको किसने बताया? गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं, ये कब की खबर है? मुझे तो यही पता लगा है कि आपको वज़ीर दिफ़ा ने वकील मुकर्रर किया है। वज़ीर आज़म ने फ़रोग नसीम साहब को किया है और शाह खावर साहब को राना सनाउल्लाह साहब ने अपना वकील मुकर्रर किया है। ये कब की खबर है? आज की खबर है? आज की है। चलें देखते हैं। हाँ, मैं तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो कौमी असम्बली में कहा, वो तो कह रहे हैं बेंच ही गैर आइनी है जो काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा, तो फिर आपका केस तो ये है कि ये बेंच कोई भी फैसला करते वो गैर आइनी है, वो माना नहीं जा सकता। ये चीफ जस्टिस डेजिग्नेट ने ये कहा, ये कानून कह रहा है कि बेंच जो है चीफ जस्टिस 2 जजेस से मिलके बनाएंगे, और कोई कानून कोई आइन चीफ जस्टिस को ये इजाज़त नहीं देता और जजेस को भी इजाज़त नहीं देता कि कानून को मुअत्तल कर दें। और फिर कानून अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करें। मुअत्तली का क्या मतलब है? और फिर आपके अपने जजेस कह रहे हैं कि बेंच बनाने में आप वन मैन शो कर रहे हैं, और फिर आपके अपने जजेस कह रहे हैं कि जी अगर आपने बेंच वैसे भी बनानी है तो कंसेंसस के साथ बनाए। और कानून अगर चीफ जस्टिस का ये जो इख्तियार है जो कि वो इन आइसोलेशन इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें उस इख्तियार को अगर कानून कह रहा है क्या सीनियर मोस्ट जजेस के साथ शेयर करें, तो अगर वो इख्तियार भी शेयर अपने जजेस से नहीं करना चाहते तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस का डिस्ट्रस्ट ना सिर्फ के कानून पे है बल्कि उनका डिस्ट्रस्ट जो है अपने 2 जजेस पे भी है। और अगर चीफ जस्टिस का डिस्ट्रस्ट अपने 2 जजेस पे है तो वो 2 जजेस जो है वो क्यों कर चीफ जस्टिस को ट्रस्ट करेंगे जो कि कानून को भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इन हालात में फिर मैं और आप जब देखेंगे
कि जजेस अगर आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर इनके फैसलों की क्या लेजिटिमेसी रह जाएगी, आप मुझे बताइए। फिर ये फैसला जो भी हो जाए उस पर अमल दरामद तो मुश्किल हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। ये वही है ना, जैसे उन्होंने फैसला दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी इलेक्शन 14 मई को करा दें। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कभी इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो अब आप कह रहे हैं कि ये फैसला भी जो भी वो दे दें वो भी इंप्लीमेंट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? एक चीज कानून में लिखी ही नहीं है, आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करा सकते हैं? इसमें सोचने की बात ही कोई नहीं। ये क्या समझते हैं कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो इतनी कमजोर है कि एक वायलेशन अगर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो उस वायलेशन को फौज करने देगी आराम से कि ठीक है आप वायलेट करें हमारा लॉ। तो फिर ट्रायल तो मिलिट्री कोर्ट में जिन लोगों के होने हैं वो होंगे, वो रुकेंगे नहीं। आपकी बात से मुझे यही नजर आ रहा है, वो कतई नजर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला करे जो लोगों के मिलिट्री कोर्ट में वो नहीं रुक सकते। लॉ विल स्टिल हैव इट्स कोर्स, नोबडी कैन स्टॉप द कोर्स ऑफ लॉ। लॉ का कोर्स स्टॉप करना ऐसे ही है जैसे कि चलते हुए दरिया को आप कहें कि हम उसका पानी रोक लेंगे, तो आप नहीं रोक सकते। तो फिर जो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल हैं, वो सजाएं, वो अपीलें, वो अपनी जगह वो प्रोसेस जारी रहेगा, कतई नजर सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहे, जो मर्जी कहे। ये तो देखें, ये तो फौज पाकिस्तान है, वो कैसे अपने लॉ को वायलेट करेंगे? वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे फंक्शन कर रहे हैं। आर्मी चीफ भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोजीशन है, उनके नीचे पूरा एक इदारा है। मैं एज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान गलत फैसले नहीं माना करता था और कह देता था, सुप्रीम कोर्ट को कह देता था ऑन देयर फेस कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये आईन इजाजत नहीं दे रहा इस चीज की। कल जब काजी फायज ईसा 16 सितंबर को चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो ये जितने बेंचेस बने हैं इनकी कार्रवाइयों को अनडू भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक स्टैंड ले लिया है और वो कहेंगे कि ये जितनी हुई है ये सब गलत हुई है, और वो इन तमाम फैसलों को अनडू कर सकते हैं। अनडू नहीं कर सकते, उनकी ड्यूटी है, इट्स हिज ऑब्लिगेशन कि इनको खत्म करें। He has taken oath under the constitution to protect the constitution and to protect the law made by the parliament. He has taken that oath. It is his duty. It is not his sweet will. तो आपका ख्याल, आपका मौक़िफ़ है कि ये जो भी फैसले होंगे ये 16 सितंबर के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा एक बेंच के जरिए सब खत्म कर देंगे? वो ना भी खत्म करें तो अमल ही नहीं होगा, इन पे अमल हो ही नहीं सकता। ठीक है, अमल ना होगा तो वो कंटेम्प्ट में बुला लेंगे, सजा देंगे आप लोगों को? नहीं कंटेम्प्ट में बुलाएंगे। कैसे कंटेम्प्ट में बुलाएंगे? एक गलत चीज, एक लॉ को वायलेट करना चाह रहे हैं और फिर उस पर कंटेम्प्ट पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी नहीं कर सकेंगे। नहीं मतलब अगर आप जो है सुन लेना, अटॉर्नी जनरल जो है वो इनकार कर देगा, वो कहेगा मैं नहीं प्रोसिक्यूट करता। कंटेम्प्ट में जो प्रोसिक्यूट करने का जो इख्तियार है वो अटॉर्नी जनरल को, अदालत को थोड़ा है। अदालत तो एडजुडिकेटर है, वो प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेटर तो नहीं है। पर सजा तो दे सकती है ना, अगर नहीं दे सकती। कैसे दे सकती है? आपने पढ़ा नहीं है कानून को। वो जो कानून जिसको ये अपनी तरफ से फॉलो करते हैं उसमें तो पर्सोना डेजिग्नेटा अटॉर्नी जनरल है टू प्रोसिक्यूट। अटॉर्नी जनरल खड़ा हो जो क्या मैंने लॉ को फॉलो करना है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती। तो आपके ख्याल में ना कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होंगी, ना फैसले पे अमल दरामद होगा, ये जितनी कार्रवाई है ये सिर्फ वक्त का ज़िया हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में? ये वक्त का ज़िया उसी तरह हो रहा है जिस तरह इतना वक्त इन्होंने ज़ाया किया है पिछले केसों में, और बैकलॉग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वो 50,000 से भी मेरा ख्याल है ऊपर चला गया। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब हमारे साथ बात करने का। मुज़म्मिल साहब, इरफान कादिर साहब का भी आपने मौक़िफ़ सुना, आपसे जानना ये चाहूँगी कि जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट की पहली समाअत थी और उसी दिन बेंच भी टूट गया, 9 रुकनी बेंच था, जिसमें ये बात तो वाज़ेह नज़र आई है इसके दरमियान इख्तलाफात बरकरार हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो जजिस के दरमियान इख्तलाफात हैं ना, यही इरफान कादिर साहब भी इसका एडवांटेज ले रहे थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक वाज़ेह पोजीशन ले ली कि ये 7 रुकनी बेंच कोई भी फैसला कर ले मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से 9 मई के मुल्ज़मान के, उस पर अमल दरामद नहीं होगा। मतलब जिन लोगों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होने हैं वो उसी तरह जारी रहेंगे। जैसे 14 मई को पंजाब के इंतखाबात नहीं हुए, वैसे इनके इस फैसले को नहीं माना जाएगा। और उनका ये मौक़िफ़ ख्याल है कि जब 16 सितंबर को जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो वो ये जितनी कार्रवाई बंदियाल साहब ने की है मुख्तलिफ़ केसेस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को मुअत्तल करके
इस सब को ख़त्म कर देंगे, नल एंड वाइड कर देंगे और कहेंगे कि ये तमाम मुकदमात ऐसे हैं जैसे कभी सुने ही नहीं गए और उन पर कोई फैसला ही नहीं हुआ। अच्छा मुजम्मिल साहब, अगर ये सारी 16 सितंबर के बाद चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा और ये केसेस ऐसे हो जाएंगे जिस तरह आप अभी बता रहे हैं, तो फिर ये जो वफाकी वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात और तनकीद की वजह क्या है? वो तो अभी देखिए ना जी, एक नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी, वहाँ से रिमार्क्स आ रहे थे, दलाइल आ रहे थे, तो उसका जवाब तो आज कौमी असम्बली से वज़रा ने देना था। बिलावल ने भी दिया है, राना सनाउल्लाह ने भी दिया है, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया था, और गवर्नमेंट ने ये पिच बनाई है कि आप कोई भी फैसला कर लेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। मतलब उन्होंने बेंच को ये बावर कराया है कि सिर्फ आपका फैसला करना आपके लिए काफ़ी नहीं होगा, फिर आपने उसकी अमल दरामद की भी एक लड़ाई लड़नी है जो कि एक लंबी लड़ाई होगी। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ने ये अंदिया दिया है कि वो मंगल को फैसला कर देंगे। उन्होंने आज कहा है कि मैं मंगल को ये फैसला कर दूंगा। गवर्नमेंट को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, इंटीरियर मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को भी नोटिस किए हैं, उन्होंने अपने वकील कर लिए हैं। अब वो जाकर कहेंगे तो कि मुजम्मिल साहब, आप क्या समझते हैं हुकूमत के इतने सख्त रवैये की क्या वजह है? नहीं, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ खड़ी है। उनका मौक़िफ़ है कि जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का मौक़िफ़ है, गवर्नमेंट उस मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के साथ खड़ी है। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि उनका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो उसका नाफज होना चाहिए और उसका मुअत्तल होना गलत है। अगर ये बेंचेस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को मुअत्तल करके बनाए जा रहे हैं तो वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं कि ये बेंचेस गलत बनाए जा रहे हैं और फुल कोर्ट बनाया जाए। आज देखें ना, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा कि अगर फुल कोर्ट बनाया जाए या 8 रुकनी बेंचेस ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। लिहाजा मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है, उमर अताब बंदियाल के बेंच के साथ नहीं खड़ी है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा। ये जो भी फैसला कर लें, ये एक मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये कह देती, कल को वो फैसला करते हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकते और गवर्नमेंट मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जारी रखती है, तो फिर ये फैसला कहाँ खड़ा होगा। अब बहुत लोग मिसाल, अभी इरफान कादिर साहब मिसाल दे रहे थे कि जी 14 मई को पंजाब के इंतखाबात नहीं हुए तो क्या हो गया। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं फैसला मौजूद है, लेकिन ऐसे फैसले का क्या फ़ायदा जिस पर अमल ना हुआ। कोई आपने, मेरा मतलब है, तारीख के और आग के लिए तो फैसला नहीं देना होता, फैसले पे तो अमल दरामद फैसले की बुनियादी शर्त है। तो अब ये बंदियाल साहब ने भी सोचना है कि वो ऐसे फैसले क्यों दे रहे हैं जिस पर अमल ही नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल अदालत के भी वक्त का ज़िया है। जिस तरह भी आपने जस्टिस मंसूर अली शाह की बात की, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल तो तभी होता है जब कौमी सलामती की बात हो। सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की है? जब उन्होंने GHQ पे हमला किया है, जब उन्होंने ISI के दफ्तर पे हमला किया है, जब उन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया है, जब उन्होंने शोहदा की यादगार। अब हम क्या कहेंगे कि GHQ जो है वो फ़ौजी तनसीब नहीं है? क्या अदालत ये कह सकती है कि GHQ जो है वो फ़ौजी तनसीब नहीं है? क्या अदालत ये कह सकती है कि फैसलाबाद में ISI का जो हेडक्वार्टर है वो फ़ौजी तनसीब नहीं है, वो सिविलियन जगह है? क्या कहा जा सकता है कि कोर कमांडर का घर एक सिविलियन जगह है, वो फ़ौजी तनसीब नहीं है, उसे मिलिट्री की हदूद नहीं कहा जा सकता? मतलब यहाँ तो आप ये करार देंगे कि ये जगहें जो हैं ये सिविलियन जगह हैं, या आप कहेंगे कि ये जगह मिलिट्री की जगह हैं। अगर आप कहेंगे कि ये जगह फ़ौजी मलकियत की जगह हैं और फ़ौजी तनसीबात में आती हैं तो फिर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। यहाँ आप कह दें कि ये सिविलियन जगह हैं, जैसे आम प्राइम मिनिस्टर का घर है, प्रेसिडेंट का घर है, वैसे तो फिर आप इसके सिविलियन ट्रायल कर लें। तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कि आप ये कहें कि ये जगह सिविलियन नहीं हैं और ये जो हसास इदारों के दफातर हैं ये सिविलियन जगह हैं, ये मिलिट्री की जगह नहीं है, मुश्किल बात है इस बात का तयन करना। आप टेक्निकलिटीज़ में जाकर तो कह सकते हैं कि जी इनको सही तरह मांगा नहीं गया, प्रोसेस ये था, इस प्रोसेस को ऐसे फॉलो किया जाना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अमूमी तौर पर 9 मई के मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ एक राय अम्मा है, उसकी नफ़ी करना भी सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल होगा। क्योंकि आप देखें ना, सारी तहरीक इंसाफ 9 मई के मुल्ज़मान के साथ नहीं खड़ी है। वो कह रही है कि जी हम इसकी मजम्मत करते हैं और इन मुल्ज़मान को सज़ा मिलनी चाहिए और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पूरी तहरीक इंसाफ, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, मतलब जो छोड़ गए हैं, जो साथ हैं, जो तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं वो भी ये कहकर छोड़ के गए हैं, जो अभी तहरीक इंसाफ में है वो भी यही कह रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह देंगे कि 9 मई के मुल्ज़मान की
ट्रायल ना हो, मेरे ख्याल में बड़ा ही मुश्किल ये केस है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और उन्हें एहतियात करनी चाहिए ऐसा कोई फैसला देने के लिए जो दो इदारों के दरमियान लड़ाई का बाइस भी बने। देखें ना, फॉर्मेशन कमांडर्स की एक मौक़िफ़ है, फ़ौज का एक मौक़िफ़ है, आप उस मौक़िफ़ से, अदलिया एक इदारा है, फ़ौज एक इदारा है, मुकन्ना एक इदारा है पाकिस्तान में, अब हमारे दरमियान इदारों के दरमियान जो बाहमी तसादुम है उससे इज्तनाब करना चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसा हेड ऑन लेगी जो फ़ौज को लगे कि हमारे साथ हेड ऑन है, तो वो कोई सही बात नहीं है मुझे लगती। और मेरे ख्याल में 9 मई के मुल्ज़मान को किसी भी किस्म की रियायत देना किसी पटिशन के जरिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि इन सब का जो ट्रायल ही मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की ये जो हठधर्मी है उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट कैसे मनवाएगी? देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब के इंतखाबात करा लिए? उस केस को सुन ही नहीं रहे हैं आप समझे ना। उसमें सबको बड़ी उम्मीद थी कि जी तौहीन अदालत का नोटिस शहबाज शरीफ को आ जाएगा, गवर्नमेंट उड़ा देंगे पकड़ के बंदयाल साहब। हमें लोग समझाते थे कि देखें ये हो जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट ने फैसला किया और पार्लियामेंट से नहीं लड़ सकी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पार्लियामेंट ने पैसे ना देने का फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट के लिए पार्लियामेंट से लड़ना मुश्किल था। पूरी पार्लियामेंट को तो तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया जा सकता था। सेम इज़ द केस, अगर आप कोई फैसला करती है सुप्रीम कोर्ट और कल पार्लियामेंट से कोई कानून साजी हो जाती है कि जी 9 मई के मुल्ज़मान का तो आर्मी एक्ट के तहत ही ट्रायल होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे पार्लियामेंट आके खड़ी हो जाएगी, जैसे 14 मई के पंजाब के इंतखाबात के राह में भी पार्लियामेंट आके खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि हम पैसे नहीं देते हैं, तो गवर्नमेंट को तो आप कुछ नहीं कह सके। अब भी अगर ये मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल रोकेंगे और कानून उस पर दोबारा बन जाएगा और कौमी असम्बली से और पार्लियामेंट से कानून हो जाएगा, तो क्या फिर ये उस कानून को भी सेटिसाइड करेंगे कि नहीं ये कानून है? तो फिर वो कहेंगे जी नए कानून को भी आपने मुअत्तल किया। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास काफ़ी चॉइसेस हैं। मुज़म्मिल साहब, जिस तरह आप चॉइसेस की बात कर रहे हैं, फ़ौजी अदालतों को की कानूनी और आइनी हैसियत तो मौजूद है। अगर माजी में देखा जाए तो उस तरह इस पर एतराज़ नहीं उठाया गया जिस तरह अभी मौजूदा सूरत हाल में एतराज़ उठाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दिलचस्प बात है। ख़ुद अब गुज़श्ता दौर में, तहरीक इंसाफ के दौर में, कोई 24 के करीब सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ है, और आज जो तहरीक इंसाफ खड़ी है अदालत में कि जी ये ट्रायल नहीं होना चाहिए सिविलियंस का, उसकी अपनी हुकूमत में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता रहा है और वो उनको उस पर कोई एतराज़ नहीं था। तबदलिया को भी कोई एतराज़ नहीं था। इसीलिए तो कहा जाता है कि किसी एक ख़ास जमात के लिए सहूलतकारी नहीं करनी चाहिए, इंसाफ यकसा होना चाहिए। या तो आपने माजी में भी इनके ख़िलाफ़ मौक़िफ़ लिया हो तो बात सामने आएगी, लेकिन अगर आप माजी में इजाज़त देते रहे हैं और आज 9 मई के मुल्ज़मान के लिए रोकेंगे तो फिर लोग सवाल उठाएंगे कि वाई, क्यों? पहले आप क्यों इजाज़त देते रहे? पहले आपने क्यों जायज़ करार दिए? पहले आपने क्यों आंखें बंद रखीं और आज आप क्यों रोक रहे हैं? बहुत सवालात किए जा रहे हैं कि जो साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब क्यों पटिशनर हैं, क्या उनके किसी अजीज़ व अकारब इसमें मुलव्वस हैं, वो उनके लिए बन रहे हैं पटिशनर? तो लोग सवाल तो उठा रहे हैं। और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो आज कहा है कि वो कंफर्टेबल होंगे कि फुल कोर्ट बनाया जाए, उससे कम पे इसको सुनना भी नहीं चाहिए। और जो काजी फाइज पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला करना चाहिए, फिर मिलिट्री कोर्ट्स की बात करनी चाहिए, वरना कल को ये गले पड़ जाएगा सबके जो बेंच इसको सुन रहा है। ठीक है मुज़म्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। मजीद भी आपसे इस पर मैंने मजीद तज्जिया लेना है। ब्रेक का वक्त आ रहा है, ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आती हूँ तो सेगमेंट को यहीं से शुरू करूँगी। वेलकम बैक नाज़रीन। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन और मोदी की मुलाकात हुई है। मुलाकात के मुश्तरका एलामिये में ये कहा गया है कि अमेरिका और भारत आलमी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े हैं और हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की मज़म्मत करते हैं। सदर बाइडन और वज़ीर आज़म मोदी ने इस बात का इयादा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल तमाम दहशतगर्द गिरोहों बाशमूल अल-कायदा, दाइश, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिज़्बुल मुजाहिदीन के खिलाफ इज्तमाई तौर पर कार्रवाई की जाए।
आपको मुज़म्मिल साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका का, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका का दौरा और उनकी अमेरिका में पज़ीराई, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बहुत आज बात हो रही है कि जो बाइडन और मोदी का जो मुश्तरका एलामिया आया है उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चार्जशीट है, उसमें पाकिस्तान का ज़िक्र है और दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में उसका जवाब भी दिया है कि हमने अमेरिका की बहुत खिदमत की है और लेकिन अमेरिका उसके जवाब में हमारे ऊपर देखें किस तरह के रवैया है। बिलावल ने ज़रा मोहतात बात की है, उन्होंने कहा है कि दफ्तर ख़ारजा उसका जवाब देगा। ख़ुद उन्होंने वो ख्वाजा आसिफ वाली टोन नहीं ली है, बल्कि उन्होंने एक मोहतात बात की है उस हवाले से और कहा है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमें मिलकर काम करना चाहिए और ये और वो जो और कहा है कि, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज बहुत शोर है कि जी बाइडन और मोदी का जो मुश्तरका एलामिया है उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मैंने माजी के मुश्तरका एलामिया निकाले कि देखा जाए कि कोई अमेरिका की पॉलिसी में शिफ्ट तो नहीं आया है। अब आप देखें ना, 2020 में जब ट्रंप और मोदी मिले, अब 2020 में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इमरान खान साहब का ट्रंप से बहुत बेहतरीन ताल्लुक़ था। वो कह रहे थे कि ट्रंप जो हैं वो कश्मीर पर सालसी करेंगे और बड़ा शानदार दौरा भी किया था उन्होंने अमेरिका का। तो उस वक़्त तो हमारी अमेरिका से लड़ाई भी नहीं थी, हमने CPEC ख़त्म भी कर दिया हुआ था, हम फुल अमेरिका के साथ थे ट्रंप दौर में। तो उस वक़्त जब ट्रंप और मोदी मिले तो तब क्या हुआ, सेम लाइन्स हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी डिनाउंस यूज ऑफ टेररिस्ट प्रॉक्सीज और वैसे ही दे कॉल ऑन पाकिस्तान टू इंश्योर दैट नो टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल इट्स यूज टू लॉन्च टेररिस्ट अटैक। सेम लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आज बाइडन और मोदी में हमें पाकिस्तान के बारे में नज़र आती है, वही लैंग्वेज मोदी और ट्रंप के एलामिया में भी मौजूद है। मैं उससे भी पीछे चला गया, मैं 2016 में चला गया। 2016 में जुलाई में मोदी की और ओबामा की मुलाकात हुई, उसका भी मुश्तरका एलामिया आया, उसकी भी सेम लैंग्वेज है और सेम बात, जो बात आज बाइडन मोदी में कही गई है वही बात ट्रंप मोदी में कही गई, वही बात ओबामा मोदी में भी 2016 में की गई। इसका मतलब है कि मोदी ने अब वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद 8 साल में जो अमेरिका के 3 दौरे किए हैं बड़े, उन तीनों का मुश्तरका एलामिया मुश्तरक है, उसमें ज़बर ज़ेर का फ़र्क नहीं किया गया। सेम बात है, हमारे यहाँ शोर ज़्यादा है लेकिन ये एक पुराना उनका मुश्तरका एलामिया है जो वो हर बार जारी करते थे। अब हम इसको 2 तरह से देख सकते हैं। एक ये है कि अमेरिका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। आप ये कहें कि जो बात अमेरिका 2016 में कर रहा था, 2020 में कर रहा है, वो 2023 में भी कर रहा है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जी बाइडन ने कोई बहुत पॉलिसी चेंज कर दी है पाकिस्तान के हवाले से। चेंज की होगी, मैं कहता हूँ IMF के हवाले से जो हमें प्रॉब्लम्स हैं वो भी अमेरिका की वजह से हैं, और जो हमें दूसरी प्रॉब्लम्स है, अमेरिका की सर्द महरी हमारे साथ है, ताल्लुकात में सर्द महरी मौजूद है। लेकिन ये सर्द महरी 2016 में तो नहीं थी, तब तो हम अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद कर रहे थे। आज हमारा मौक़िफ़ है कि अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया है, उसे हमारी जरूरत नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का अहम इत्तेहादी रहा है, तो फिर ये सर्द महरी की वजह क्या है? देखिए ना, ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये सर्द महरी आज तो बिलावल ने कहा है कि इसलिए है कि अमेरिका को हमारी ज़रूरत नहीं रही, सारी तवज्जो यूक्रेन पे चली गई है और आज अमेरिका हमारी सरहदों से वापस चला गया है। तो जैसे एक दफ़ा पहले जब वो वापस चला गया था तो उसने हमें डंप कर दिया था, आज वैसे डंप कर दिया है। लेकिन मेरा उसके जवाब में ये मौक़िफ़ है कि 2016 में तो अमेरिका हमारी सरहदों पर मौजूद था, हम उसके फ्रंट लाइन इत्तेहादी थे। 2020 में हमारे मौजूद था, हम फ्रंट लाइन इत्तेहादी थे। तब भी उनकी मोदी से जो मुलाकात का मुश्तरका एलामिया था, उसकी ज़ुबान और अल्फाज यही हैं। अंग्रेज़ी क्या एक आधा लफ्ज़ आके पीछे हो सकता है, लेकिन वैसे तो वो भी नहीं हो रहा, लेकिन एक आधा लफ्ज़ जो है वो आगे पीछे हो सकता है। सेम मुश्तरका एलामिया 3 मैंने पिछले पढ़े हैं, और जो पाकिस्तान के हवाले से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से जो पैराग्राफ्स हैं
वो सेम है। इसलिए एक तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि कोई बाइडन ने या मोदी मुलाकात में कोई बड़ा नया ब्रेक थ्रू नहीं हो गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि हम कहें कि कोई महाज खुल गया है। हमारे अपने ताल्लुकात ठीक हैं या नहीं हैं। उन्होंने इंडिया के साथ उतनी ही बात की है जितनी वो मुसलसल पिछले 8-10 साल से कर रहे हैं। इसलिए एक तो ये बात मैं कहना चाहता था कि क्योंकि बहुत शोर था आज के जैसे कोई बड़ी बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बात ठीक है कि जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनको सजाएं देने के लिए यूएन की जो लिस्ट में है, पाकिस्तान पर दबाव है। फेटफ में भी यही बात की गई थी, फिर हमने उनके ऊपर ट्रायल भी चलाए हैं जिनमें हाफिज़ सईद वगैरह को सजाएं दी भी गई हैं टेरर फाइनेंसिंग पे और सब पे। तो इसलिए मसूद अज़हर के बारे में हमने कहा है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, तो वो हम कंप्लायंस उसकी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के हवाले से कर भी रहे हैं। तो पाकिस्तान ने उससे कोई कभी इनकार नहीं किया है, तो इसलिए परेशानी की बात नहीं है। मेरे ख्याल में कोई पॉलिसी की इतनी बड़ी तब्दीली नहीं है। जियो स्ट्रेटेजिक एक बात कि हमें आईएमएफ से आज अमेरिका की वो हमायत हासिल नहीं है। जो माजी में अमेरिका आईएमएफ के लिए हमें हमायत देता था वो आज नहीं दे रहा। आज हमें आईएमएफ के लिए जिस तरह देखा जा रहा है कि अमेरिकी सदर और मोदी की मुश्तरका जो मुलाकात हुई है उसमें जो एलामिया जारी किया गया उसमें दहशतगर्दी और तंजीमों के खिलाफ इज्तमाही तौर पर कार्रवाई का इंदिया दिया गया है। तो आपसे जानना चाहूँगी जो ये इंदिया दिया गया है वो किस जानिब इशारा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ये वो हर दफ़ा लिखते हैं। वो जो इज्तमाही कार्रवाइयाँ हैं वो सफारती भी हो सकती हैं। वो इज्तमाही कार्रवाइयाँ ये भी हैं कि आप पाबंदियाँ लगाते हैं, सैंक्शंस लगाते हैं। जैसे एक दौर में अमेरिका ने हाफिज़ सईद के सर की कीमत मुकर्रर कर दी थी, $50 मिलियन उसके बाउंटी मुकर्रर कर दी थी। तो वो जो इज्तमाही कार्रवाइयाँ हैं उससे आप ये मतलब ना लें कि कोई फ़ौजी ऑपरेशन, कोई सर्जिकल स्ट्राइक वो मिलकर करने लगे हैं। वो डिप्लोमेटिक महाज पर भी हो सकते हैं, वो यूनाइटेड नेशंस में ताउन हो सकता है। आप देखें जो हमारे लोग टेररिस्ट डेजिग्नेट हुए सिक्योरिटी काउंसिल से, यकीनन अमेरिका की मर्ज़ी से हुए और सिक्योरिटी काउंसिल से उनकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो सकते, लेकिन चाइना की भी मर्ज़ी से हुए। चाइना ने वीटो नहीं किया तो वो हुए, वोट दिया। तो इसलिए वो इज्तिमाई कार्रवाइयाँ जो हैं वो और तरह की भी हो सकती हैं, सैंक्शंस लग जाती हैं, और तरह की भी हो सकती हैं। इस टाइम बड़ा अहम दौरे पर है मोदी अमेरिका के, तो आपसे ये जानना चाहूँगी लेकिन अमेरिका में जो शिकायतें पहुंची हैं मोदी के ख़िलाफ़ उसके अपने ही लोगों ने जो पहुंचाई हैं, जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं भारत में या इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ इस वक्त जारी हैं भारत में, ये तो बड़ी सुबकी की बात है। हाँ, उनसे देखिए ना जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनसे सवाल भी हुआ है कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा सवाल नहीं हो रहा। फिर 7 कांग्रेसमैन ने बाइकाट भी किया है, मुजाहरे भी हुए हैं उनके इस दौरे के ऊपर। और कोई ऐसा मेरा मतलब है कि बहुत अच्छा दौरा उनका नहीं रहा। उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना है और दुनिया में, आलमी मीडिया में उस पर क्रिटिसिज्म आया भी है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से ख़िताब भी किया है। कुछ कांग्रेसमैन ने उनके ऑटोग्राफ भी लिए हैं, लिहाजा उनके पास भारत में सेल करने के लिए भी चीज़ें हैं। और उनके मुखालफिन के पास भी है कि जी 7 ने बाइकाट किया है, मुजाहरे हुए हैं, तनकीदी सवाल हुए हैं। लिहाजा आप दोनों तरह इस दौरे को देख सकते हैं। लेकिन भारत मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कैंप में है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। भारत अब चीन की वजह से, चीन मुखालिफ होने की वजह से मुकम्मल तौर पे अमेरिका के कैंप में है और इसका इसीलिए उनको अमेरिका में बहुत वेलकम भी किया जाता है। पिछले 8-10 साल से जिस तरह स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जा रहा है अमेरिका में मोदी को, और ये जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं अमेरिका और भारत के, आपसे ये जानना चाहूँगी इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? सर्टनली एक दौर में हम अमेरिका के ब्लू आइड होते थे और भारत जो है वो रशिया के साथ होता था। अब दुनिया के कैंप्स चेंज हो गए हैं, हम चाइना के साथ चले गए हैं। पीछे आप देखें ना, श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस रखी थी उन्होंने SCO G20 की, उसमें चीन नहीं गया था। और अब कह रहे हैं कि जो SCO की जो हेड ऑफ द स्टेट्स की कॉन्फ्रेंस है वो भी वर्चुअल होगी और दिल्ली में चाइनीज़ प्रेसिडेंट नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम्स तो देखें, दुनिया के 2 ग्रुप्स में इंडिया इस वक्त अमेरिका के साथ खड़ा है। उसके चीन से तनाज़ात हैं, उसके रूस से बेहतर ताल्लुकात हैं लेकिन चीन से तनाज़ात हैं, और दूसरी तरफ तनाज़ात हैं, पाकिस्तान से तनाज़ा है। पाकिस्तान और चीन इकट्ठे खड़े हैं इस खित्ते में और दिन ब दिन पाकिस्तान दोबारा CPEC को रिवाइव कर रहा है, चीन के करीब जा रहा है। इस वक्त हम IMF से जो
कि इस सर्द मैरी के बावजूद डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, तो उसमें चाइनीज़ ताउन मौजूद है जिसको अमेरिका देख रहा है। तो इसलिए दुनिया अगर दो खित्तों में बट रही है और दो में, तो हम जिस तरफ खड़े हैं भारत दूसरी तरफ खड़ा है, और ये हमेशा हुआ है। जब हम अमेरिका के साथ खड़े थे तब भारत दूसरी तरफ खड़ा था, तब भारत अमेरिका के साथ नहीं था। ये तासुर जा रहा है कि चीन का हमारे साथ खड़ा होना एक बहुत आज जो यूरोप में फ्रांस का दौरा है। बात करूंगी, ब्रेक की कॉल दी जा रही है, ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे तो सेगमेंट को यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ दिन पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शदीद इख्तलाफात नजर आ रहे थे और पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतालबा किया गया था कि सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में अगर फंड्स जारी ना किए गए तो बजट पास करने में मुश्किलात का सामना करना होगा हुकूमत को। इसके साथ साथ उन्होंने चेयरमैन पीसीबी पीपल्स पार्टी का लगाने का मुतालबा किया था। लेकिन आज देखा गया कि कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म और इसहाक डार के तारीफ़ों के पुल बांध दिए और इसहाक डार को तो अंकल भी कहा और इस तरह की बातें सामने आई हैं। मुज़म्मिल साहब, आपसे जानना चाहूँगी क्या चल रहा है दोनों पार्टियों के दरमियान? एक तो जो दोनों मामलात थे, चेयरमैन पीसीबी वाला, वो भी पीपल्स पार्टी की बात मानी गई, और जो सैलाबज़दगान के फ़ंड्स के भी 25 अरब रुपये वफाकी हुकूमत ने दे दिए। एक तो जो दो मुतालबात थे वो पूरे कर दिए, लिहाजा मेरा ख़्याल है उसके जवाब में मुस्लिम लीग नून का ये मुतालबा होगा कि आपने हमें जितना बुरा भला कहा है वो ख़त्म करें। तो आज बिलावल ने उस सब पर मिट्टी पाव मुहिम चलाई और डार साहब को अपना अंकल कहा और कहा कि शहबाज शरीफ तो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं और मैं समझता हूँ वो मुस्लिम लीग नून के कम और पीपल्स पार्टी के ज़्यादा हैं। तो आज तो माहौल बदल दिया बिलावल ने सारा। जो हम पिछले 4-5 दिन से बात हो रही थी कि इत्तेहाद टूट गया है, पता नहीं आगे चलेगा, 10 दिन में टूट जाएगा, पंजाब में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, आसिफ जरदारी साहब ने पंजाब में मोर्चा लगा लिया है, मुस्लिम लीग नून पंजाब में उनको जगह नहीं लेने दे रही है। तो मेरे ख़्याल में आज उसको नल एंड वाइट किया गया है। इसकी भी दो वजूहात हैं। एक तो मेरे ख़्याल में आगे चल के जो मिलिट्री कोर्ट्स और 9 मई के मुल्ज़मान पर कौमी असम्बली में मुश्तरका जो है वो स्टैंड लेना है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने। बहुत से लोगों का ख्याल था कि मिलिट्री कोर्ट्स पर शायद पीपल्स पार्टी का वो मौक़िफ़ ना हो जो मुस्लिम लीग नून का है और वो मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में ना हो। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मेरे लिए आज ये थी कि बिलावल ने 9 मई के मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हक़ में बात की है। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी इस हद तक मुत्तफ़िक है कि 9 मई के मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए। तो जो इबाहम था वो भी ख़त्म किया आज बिलावल ने। मुस्लिम लीग नून से वापस अपनी दोस्ती का ऐलान भी किया। अगले दिनों में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा नई कानून साजी भी हम देख सकते हैं। और फ़िलहाल जो लोग ये कह रहे थे कि इत्तेहाद टूट गया तड़क करके, उन्हें ज़रा अभी मेरे ख़्याल में 1 माह और इंतज़ार करना पड़ेगा। ये इत्तेहाद टूटेगा जाके कोई 8 अगस्त को, फिर सब अपने अपना इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो लेकिन 8 अगस्त तक इसको रखेंगे। वापस बरकरार रहना, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको वापस इलेक्शन से पहले, इलेक्शन भी इलेक्शन से पहले वो कुछ स्पेस नहीं देना चाहते मुखालफिन को। जो 9 मई का वाक़या है उस पर फर्म स्टैंड रखना चाहते हैं। जो जुडिशरी के साथ हेड ऑन है पार्लियामेंट का, उसको ठीक रखना चाहते हैं ताकि किसी तरह हुकूमत अपने आखिरी 1 माह में कमज़ोर नज़र ना आए। टेक्निकली अगर पीपल्स पार्टी बीच में से निकल जाती है या इख्तलाफ हो जाता है तो गवर्नमेंट कमज़ोर हो जाएगी और पार्लियामेंट में भी कमज़ोर हो जाएगी, फिर कानून साजी नहीं हो सकती, उस तरह तकारीर नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरे ख़्याल में उस सारी चीज़ को ये देखते हुए कि इससे मुखालफिन को फ़ायदा होगा, आज यू टर्न लिया है बिलावल ने और वो जो सारी टोन उन्होंने सेट की थी पंजाब एक इख्तलाफ की, उसको आज ख़त्म कर दिया। मेरे ख़्याल में अभी 15-20 दिन 25 दिन और ज़रूरत है। ईद गुजरेगी, को जून का महीना पूरा गुजर जाएगा, जुलाई में हमें फिर ये इख्तलाफात नज़र आएंगे क्योंकि अगस्त में फिर असम्बली ने टूटना है और आगे इंतखाबात की तरफ जाना है। ये आर्जी सुलह है क्योंकि वक्त की ज़रूरत थी, ये कोई पक्की सुलह नहीं हो गई। ये ज़रूर है कि बिलावल ने कहा है कि आसिफ जरदारी यारों के यार हैं और आजकल हमारी यारी मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन ये यारी भी टूट जानी है तड़क करके अगस्त में जाकर जब अपना इलेक्शन लड़ना है। ये कोई पक्की यारी नहीं है, ये अगस्त तक की यारी है जो मेरे ख्याल में।
ठीक है मुजम्मिल साहब, जरदारी साहब ने मिसाक मईशत की बात की है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मिसाक मईशत पे सब मुत्तफिक हैं। जरदारी साहब ने भी आज कहा है कि मिसाक मईशत होना चाहिए। शहबाज शरीफ तो मिसाक मईशत का आइडिया फ्लोट करने वाले हैं। और तो मेरे ख़्याल में अब जब अगले इलेक्शंस होंगे और जो कौमी असम्बली मार्ज़ वजूद में आएगी पार्लियामेंट, वो पहला काम मिसाक मईशत करेगी और उसमें जो सख्त फ़ैसले हैं वो सब मिलकर करेंगे। मेरे ख़्याल में मिसाक मईशत की राह में जो रुकावटें थीं वो दूर हो गई हैं और अगली पार्लियामेंट में अब सबसे पहला काम मिसाक मईशत होगा। जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, वैसे अब सियासी जमातों के दरमियान एक चार्टर ऑफ इकॉनमी होगा जिसके तहत पाकिस्तान की इकॉनमी की एक सर्जरी की जाएगी और वो अगले 5 साल में की जाएगी। और हमें उम्मीद है कि नवंबर में चार्टर ऑफ इकॉनमी, जब नई असम्बली मार्ज़ वजूद में आएगी, वो अपने पहले सेशन में ही चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लेगी, क्योंकि अब सब उसके लिए तैयार हैं। आज तो जरदारी साहब ने बिजनेसमैन को भी कहा है कि वो ख़ुद एक चार्टर ऑफ इकॉनमी तैयार करें जिससे सियासी जमातों पर दस्तखत लें। लेकिन मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंट में होगा तो ज़्यादा मजबूत होगा, बिजनेसमैन से होना ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। ठीक है मुजम्मिल साहब, जिस तरह मुतालबात किए गए चेयरमैन पीसीबी पीपल्स पार्टी का लगाने का, इसके साथ साथ दूसरा मुतालबा किया गया सिंध के सैलाबज़दा इलाकों को जो पैसे दिए गए हैं, सिर्फ वन लाइनर जवाब दीजिएगा कि ये लचक दिखाने का रीज़न क्या समझते हैं नून लीग की जानिब से? देखिए, सैलाबज़दगान के पैसे तो उनका हक था और मैं समझता हूँ कि वो ना देना ज़्यादती थी। वहाँ सैलाब आया है, वो पैसे फेडरल गवर्नमेंट ने वादा किया हुआ था, वो देने चाहिए थे, वो उस पर कोई केस नहीं था। चेयरमैन पीसीबी पे ज़रूर कंसीड किया है, नजम शेट्टी साहब के साथ ज़्यादती हुई है और जरदारी साहब ने अपना स्कोर सेटल किया है नजम शेट्टी साहब। ठीक है, नजम शेट्टी को सेटल किया है। आपका पॉइंट, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।